हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। हम आ गए हैं अपने अगले सेशन में, अपने अगले चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप सभी जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके आसपास या जिनके बारे में भी आप लोग जानते हैं, उन सभी के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन, बेसिक बॉडी डिज़ाइन किस तरह का होता है, आप उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। इन शॉर्ट, इन सिंपल, in this chapter we are going to study about the basics of living organisms. living organisms में भी अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर जो इस चैप्टर में रहेगा वो किंगडम्स को लेके रहेगा। क्या होते हैं किंगडम्स, वो भी हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों। तो आसान शब्दों में अगर मैं इस कहानी की शुरुआत करूं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब कि हमने किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर दिया। सर ये क्या मतलब हुआ? क्लासिफाई करने का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि आप स्कूल में हैं और आपके स्कूल में लगभग 5000 बच्चे हैं। मैंने सही कहा, 5000 बच्चे हैं। अब उन 5000 बच्चों में से आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी एक बच्चे हैं। तो सोचिए आप एक बड़े ग्राउंड में बैठे हुए हैं 5000 बच्चे। अब आपके पेरेंट्स आते हैं आपको ढूंढने, तो उनको कितनी डिफ़िकल्टी होगी उन 5000 बच्चों में आपको पहचानने में। ये एक सिनेरियो है, ये एक कंडीशन है। दूसरा केस हमारे पास ये है, दूसरी कंडीशन ये है यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने क्या किया, इन 5000 बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बांट दिया। जैसे कि एक प्राइमरी सेक्शन फॉर्म कर दिया, एक सेक्शन हमने 6 to 10 तक का बना दिया, फिर एक हमने 11-12 का बना दिया। देन वहाँ पे भी हमने उनको डिवाइड कर दिया, कोई आर्ट्स है, कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, इस तरह से। अब यहाँ क्या होता है कि आप जो हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में है, वो 11th क्लास में। 11th में भी कौन से? बायोलॉजी बैकग्राउंड से। तो उनके लिए आसानी रहेगी। अब वो बच्चे, एक डिवीजन हमने उनका कर दिया, हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। यहाँ मेरा क्लासीफाई करना आपकी क्लास से नहीं है, राइट, वो अलग क्लासिफिकेशन है। यहाँ सिर्फ ये मैं आपको एक सिंपल क्लासिफिकेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई। नंबर एक कि जहाँ पे आप एक पूरे ग्राउंड में, एक बड़े ग्राउंड में 5000 बच्चों के साथ बैठे हैं, और दूसरी कंडीशन जहाँ पर आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं लगभग 30 से 40 बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि आप सबका जो सब्जेक्ट्स है वो सेम है। इसी तरह से हमने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करना ज़रूरी समझा, ताकि हम इनकी स्टडी जो है वो आसानी से कर पाएँ। कुछ यही चीज़ क्लासिफिकेशन में। अब देखिए, मैं इस एग्जाम्पल को अब आपके इस पे लगाता हूँ जो अभी मैं बात कर रहा था उसकी, कि अब आपके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और उनको ये आसानी रहेगी कि हमारा जो बच्चा है वो क्लास 11th में है, और क्लास 11th में बायोलॉजी का जो सेक्शन है वहाँ पर मिलेगा हमें। कितनी आसानी हुई कि एक तरफ उनको पूरे ग्राउंड में देखना था और दूसरी तरफ उनको सिर्फ एक सीधा सीधा क्लास में जाके उस बच्चे को ढूंढना है। यही इम्पॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की भी। अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ पे? इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। कुछ यही क्लासिफिकेशन ने आसान बनाया, इजी बनाया स्टडी करना। तभी तो आप देख के कह पाते हो, अच्छा ये लेजर्ड है, ये स्नेक है, ये रेप्टाइल्स हैं। कैसे कह पाते हो? आपने कैसे कहा कि ये रेप्टाइल्स हैं? आप चिड़िया को देखते हो, पिजन को देखते हो, क्रॉ को देखते हो, आप बोलते हो कि ये बर्ड्स हैं। कैसे कहा आपने बर्ड्स? राइट, कोई तो क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा। कुछ यही चीज़, यानी कि हमने चीज़ों को क्लासिफाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया, इस स्टडी को आसान बना दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। बायोलॉजिकल वर्ड जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आ रहा है। क्लासिफिकेशन मतलब कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। हम किस तरह से कह पाते हैं कि हाँ ये आम का पेड़ है? हम कैसे कह पाते हैं कि हाँ ये एक बनियन ट्री है? कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया होगा ना, स्टडी को इजी बनाने के लिए। वही सारे सवालों के जवाब आपको इन चैप्टर में, शुरुआती चैप्टर में, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो है उनके अंदर सभी के जवाब आपको मिलेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग ज़्यादातर जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन और प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हम एक हायर कैटेगरी में रखते हैं,
हम उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी जो है वो अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स के अंदर करते हैं। जैसे कि चैप्टर 3 जो कि एक पूरा का पूरा प्लांट किंगडम के ऊपर है, जैसे कि चैप्टर 4 आपका पूरा का पूरा एक एनिमल किंगडम के ऊपर है। यहाँ हम इनको देखते हैं कि किस बिहाफ पे हमने इनको डाइवर्सिफाई या फिर क्लासिफाइड किया है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों, ये किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, ज़रा उस पर नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर आपको एक महान उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो प्रोफेसर थे, हम इनको कह सकते हैं, ये हैं साहब एरिस्टोटल। ये कहानी जो थी ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं कहानी इन एरिस्टोटल ने ही स्टार्ट की थी। एरिस्टोटल, और कई जगह आप इनको अरिस्तु भी कह सकते हैं, अरिस्तु या फिर एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन की नींव रखी। क्या कहा मैंने कि इन्होंने सबसे पहले एक बेस तैयार किया, किसका? क्लासिफिकेशन का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का डिवीजन कर दिया। इन्होंने, मैंने क्या कहा कि प्लांट्स का और एनिमल्स का डिवीजन कर दिया। इन्होंने दो भागों में उनको बांट दिया। अब किस तरह से बांटा, ये कहानी बहुत पुरानी है, राइट। तो प्लांट्स को जो इन्होंने देखा, प्लांट्स को इन्होंने उनकी हाइट के बिहाफ पे, जिस तरह से उनकी हाइट देखी, उन्होंने उस तरह से उनका डिवीजन कर दिया। जैसे कि प्लांट्स को इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया वो किस तरह का दिया? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, राइट। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। जबकि एनिमल्स के लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया कि जिनकी बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट हैं ब्लड में और आरबीसी एब्सेंट हैं, आरबीसी प्रेजेंट हैं और आरबीसीज एब्सेंट हैं। कुछ एक यही क्राइटेरिया जो था इन्होंने एनिमल्स के लिए अप्लाई किया एरिस्टोटल ने। तो एक नींव जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन क्या इतना ही इनफ था कि क्या एनिमल्स में आरबीसी और नॉन आरबीसी के बिहाफ पे हम इनको डिवाइड कर सकते थे? क्योंकि ऐसे बहुत से क्राइटेरियाज थे जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए थे। हम आज मॉडर्न टाइम पे हम कहाँ पे हैं क्लासिफिकेशन में, वो सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको ज़रूर इस लेक्चर के एंड तक मिल जाएंगे। लेकिन मेरा अभी सवाल एक ये कि क्या इतना क्राइटेरिया करना, क्या सिर्फ हाइट के बिहाफ पे उनको डिवाइड करना इनफ था? क्या सिर्फ हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को जानना ही इनफ था? क्या उनकी बॉडी किस तरह से बनी है, या फिर उनका न्यूट्रिशन किस तरह का है, या फिर वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, या फिर उनकी बॉडी कितनी तरह की सेल्स से मेडअप होती है? क्या उनकी बॉडी एक ही तरह की सेल्स से बनती है, या फिर उनकी बॉडी में बहुत तरह की सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती है? शायद ये भी कुछ और मेजर क्राइटेरियाज हो सकते थे, और जो कि भविष्य में आगे चल के हुए भी बच्चों, राइट। सो इसलिए जब हम थोड़ा सा और आगे चले, तो थोड़ा सा और आगे चलने पे शुरुआत हुई टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था बच्चों, ये किसने दिया था? ये दिया था सर कार्ल लिनियस ने। जब थोड़ा सा वक्त और आगे बीता तो क्या दिया इन्होंने? इन्होंने हमें दिया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इन्होंने किस तरह से दिया? इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का डिवीजन कर दिया। क्या किया इन्होंने? इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का डिवीजन किया। देखिए, डिविजन्स तो हमें वहां भी देखने को मिले थे और डिवीजन हमें यहां पर भी देखने को मिले। इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, और जो मेजर क्राइटेरिया एक था वो था इन प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करने का उनकी बॉडी में सेल वॉल का प्रेजेंस होना और सेल वॉल का एब्सेंट होना। तो यहाँ जो एक क्राइटेरिया सबसे पहला निकल के आया वो कौन सा था? सेल वॉल का प्रेजेंट होना और सेल वॉल का एब्सेंट होना, राइट। तो सेल वॉल का प्रेजेंट होना और सेल वॉल का
एब्सेंट होना एक मेजर क्राइटेरिया जो था वो यहाँ पे देखा गया इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये वक्त थोड़ा सा और आगे बीतने की बात थी, तो प्लांट्स और एनिमल्स को हमने देखा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने दो किंगडम में डिवाइड तो कर दिया, एनिमल और प्लांट्स को, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे कुछ और भी जो मेजर क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के वो और भी थे। सबसे जो मेजर था, अगर मैं वैसे और भी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बोलूं तो जैसे कि लोकोमोशन होना, ये भी एक क्राइटेरिया था कि कोई लोकोमोट कर पाता है या नहीं कर पाता। लोकोमोशन ये भी एक क्राइटेरिया था। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों तो ये जो था ये एक मेजर क्राइटेरिया था आपका सेल वॉल का होना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मेजर क्राइटेरिया कौन सा था कार्लस लिनियस का, तो मेजर क्राइटेरिया कौन सा था, ये आपका एक मेजर क्राइटेरिया शो किया। जबकि और भी क्राइटेरियाज थे जैसे लोकोमोट करना। अब सवाल ये कि लोकोमोशन होता क्या है। देखिए दो वर्ड्स होते हैं बच्चों, एक होता है मूवमेंट होना और दूसरा होता है लोकोमोट करना। जैसे कि मैं आपको आसानी से डिफरेंस बताऊं, ये मेरा हाथ है और ये मैं इसको इस तरह से ये मूव करा रहा हूं, दैट इज मूवमेंट एक्चुअली। ना व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। जैसे कि मैं यहाँ एक इस पॉइंट पर खड़ा हूँ और मैं इस पॉइंट से मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो ये हमारा एक लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन का क्या मतलब हुआ? लोकोमोशन का मतलब हुआ कि मैंने यहां से यहां पोजीशन को चेंज किया या वहां से यहां मैंने पोजीशन को चेंज किया। सो लोकोमोशन सिंपली चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। क्या ये इनके अलावा और भी कोई क्राइटेरियाज थे या ये जो क्राइटेरियाज थे वो इनफ थे? नहीं, और भी क्राइटेरियाज इसके थे जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एटसेट्रा। हालांकि मैं यहाँ पे वो आपको लिख नहीं रहा, लेकिन आप अपनी कॉपी में जरूर लिखे। और भी ये हो सकते हैं जैसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी। तो बहुत से क्राइटेरियाज जो थे बच्चों वो डिसाइड किए गए। तो ये था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन जब कोई ना कोई काम करता ही है, आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे जो थे वो जितनी भी जो रिसर्चेज हुई हैं, नंबर एक बात की रिसर्चेस कभी भी नई नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई प्रीवियस के बिहाफ पे ही उसको आगे लेके जाता है। जैसे कि कहानी की शुरुआत एरिस्टोटल साहब ने की, बिल्कुल की। आपने आगे देखा कि यहाँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो देखा गया, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने वो शुरुआत की, तभी सर कार्ल लिनियस जो थे वो उसको आगे लेके गए बच्चों। सो यहाँ पे हमने ये कुछ एक मेजर क्राइटेरिया रख लिया, ये हुआ हमारा मेजर क्राइटेरिया। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कार्ल लिनियस थे उनका मेजर क्राइटेरिया क्या था, ये क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि देखो क्राइटेरिया तो बच्चों और भी हो सकते हैं ना, कि लोकोमोशन कौन कर रहा है। एनिमल जो है वो लोकोमोट करते हैं, प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं शो करते, है ना। इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, दोनों में अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आपके प्लांट्स हो और एनिमल्स हो। भाई एनिमल्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, प्लांट्स जो होते हैं दे आर मेकिंग देयर दे मेक देयर ऑन फूड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। सो ये एक कुछ क्राइटेरियाज थे, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, मेजर क्राइटेरिया की। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन कुछ ना कुछ कमी जो है, जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, होता है, राइट। अब देखिए कमी क्या रही सर, वो बताइए। इनको बोलते हैं बच्चों ड्रॉबैक्स होना। क्या होना? ड्रॉबैक होना। सो इस सिस्टम के यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे? सो ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये इन्होंने नहीं बताया किसके बारे में, कि कौन यूकैरियोट्स थे और कौन आपके प्रोकैरियोट्स थे। बच्चों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का टर्म आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो यूकैरियोट जो वर्ड है, यानी कि इसका मतलब होता है
एक ट्रू न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इसका? यू मतलब होता है ट्रू, राइट। और कैरियोट जो वर्ड है, ये कैरियन एक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। सर ये ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि जो आपका प्रोकैरियोट होता है, प्रो का मतलब क्या होता है? द मीन प्रो हियर इज फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस। देखिए ये आपका जो कैरियोट है, ये वर्ड किससे बना है? वही न्यूक्लियस से। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स न्यूक्लियस हो गया। इन्होंने यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिला, जबकि कुछ ऐसे थे जिनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिला या नहीं मिलता। इन्होंने उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक जो था वो उसका सिस्टम का माना गया कि ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन आर दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। उसके अलावा यूनिसेल्ड एंड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके यूनिसेल्ड और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में नहीं बताया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि कई ऐसे भी एनिमल्स इनमें इन्होंने रख दिया या एनिमल्स की कैटेगरी में उनको रख दिया कि जो ऑर्गेनिज्म ऐसा नेचर शो कर रहे थे कि वो कैसे थे, कुछ समय के लिए वो फोटोसिंथेटिकली भी एक्टिव थे। मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होने का मेरा मतलब है कि दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ देयर फूड मेकिंग, तो उनके लिए कोई डिफाइन नहीं किया गया। पोजीशन ऑफ वायरस डिड नॉट डिफाइन। भाई वायरसेस की गुत्थी मैं जानता हूं आज तक भी नहीं सुलझी है। वायरसेस आज भी जो हैं वो आपकी जो सेल थ्योरी है उसमें भी नहीं एग्जिस्ट करते कहीं ना कहीं। तो वायरसेस के लिए भी कोई आज तक तो कोई किंगडम बना नहीं है। बाकी ऐसी मांग की गई है कि वायरसेस के लिए एक अपना अलग किंगडम जो है वो बनाया जाए, जहां पर सभी तरह के जो वायरसेस हैं उनको प्लेस कर दिया जाए। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ उस समय की बात करें तो वायरसेस के लिए कोई भी पोजीशन डिफाइंड नहीं की गई थी। हालांकि वो तो आज के टाइम पे भी नहीं की गई है। जानते हैं क्यों? क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वायरसेस के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती बच्चों। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट मीडियम। ये बात कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे शायद नहीं भी जानते होंगे, राइट। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, यानी कि आसान शब्दों में कहूं तो अपनी फिजियोलॉजी को चलाने के लिए, अपनी फिजियोलॉजी को एक्टिव रखने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी, दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट मीडियम। तो तब जाके तो उनकी बॉडी की मशीनरी जो है वो चलेगी। यानी कि और आसान शब्दों में अगर मैं कहूं कि वो हमारे जो वायरसेस हैं वो बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं बच्चों। बॉर्डर लाइन पे मतलब कि अगर वो लिविंग बॉडी से बाहर हैं तो वो एक नॉन लिविंग कैटेगरी में आएंगे, और जब वो लिविंग बॉडी के अंदर हैं और अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके, तब वो किस में आएंगे? तब वो एक लिविंग के अंदर आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो जो है हमारे वो एक बॉर्डर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ एक बच्चा यहाँ पे जो था हमारा इनका ड्रॉबैक था। उसके बाद वक्त थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो बात आई थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। प्रोफेसर अर्नस्ट हैकल जो थे, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा की शुरुआत की। कौन सा किंगडम था? दिस इंक्लूड द वैरायटी ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेल्युलर मोस्टली aquatic eukaryotic like fungus, like protozoa, like algae, like bacteria, like slim molds, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। ये जो इनकी जो बात थी ये लगभग 1866 की थी बच्चों। वक्त थोड़ा सा और आगे भी था, यानी कि पिछली वाली जो बात थी वो इससे पहले की थी। ये जो थर्ड किंगडम था ना, इस थर्ड किंगडम को नाम दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया गया? मैंने अभी क्या बोला था? किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा में अब देखिए बैक्टीरियाज के बारे में अभी तक बात नहीं की गई है, इसी में इंक्लूड किया गया है। तो उस टाइम पे भी बैक्टीरियाज को अभी तक जगह नहीं मिली थी, मतलब 1866 तक भी। तो ये जो कुछ नाम अभी आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये सारी जो कहानी थी बच्चों किसको लेके थी? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके।
तो दिस इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ, जितने भी जो यूनिसेल्युलर थे मोस्टली एक्वेटिक थे, यूकैरियोटिक थे। इवन देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो बैक्टीरियाज और जो आपके स्लिमोल्ट्स हैं उनको यहीं पर प्लेस किया गया है, ठीक है जी, यहीं पे उनको जो प्लेस किया गया है, राइट। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक सारी कहानी समझ आ गई कि पहले प्लांट और एनिमल, उसके बाद देखिए फंगस भी आ गया, प्रोटोजोआ भी आ गए, राइट, एल्गा भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, स्लिमोल्ट्स भी आ गए। वक्त थोड़ा सा और आगे बीता, जब और आगे बीता तो आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रोफेसर जो थे, जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे उस टाइम के, कॉपलैंड साहब, कॉपलैंड ने क्या किया, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने किंगडम मोनेरा की नींव रखी। और किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरियाज, यानी कि इन्होंने बैक्टीरियाज को एक अलग किंगडम जो था, एक अलग साम्राज्य जो था उनका, वो प्रदान किया, वो दिया इन्होंने। मोनेरा, मोनेरा जो था हमारा 4th किंगडम था, और जितने भी जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं इस मोनेरा के अंदर, वो कौन आते हैं, इस मोनेरा के अंदर आते हैं आपके सभी प्रोकैरियोट्स। कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, प्रो मतलब था आपका फॉल्स, और कैरियोट जो वर्ड था वो कैरियन से निकला था, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ऑल मोनेरास या फिर जो ऑल बैक्टीरियाज आर हु, ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं ये, प्रोकैरियोटिक होते हैं बच्चों, राइट। सो इसमें अगर हम देखें, हालांकि हम इनके डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे, तो मेजरली जो इसके अंदर आते हैं मोनेरा जो हैं वो आपके कौन कौन से आते हैं, एक मेजरली आते हैं आपके यू बैक्टीरियाज, और दूसरे जो हम इनके अंदर बात करेंगे वो होंगे आपके आर्किया बैक्टीरियाज, आर्किया बैक्टीरियाज। अब ये जो आर्किया बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो आर्किया बैक्टीरियाज का क्या मतलब होता है, आर्किया जो वर्ड है, आर्किया का मतलब होता है एंशिएंट। क्या मतलब होता है, एंशिएंट। एंशिएंट मतलब प्राचीन, एंशिएंट मतलब पुराना, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो सबसे पुरानी है। आर्किया का मतलब एंशिएंट, तो आर्कियल सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल जो है वो सबसे पुरानी है। सो अगर आपसे पूछे कि कौन सबसे पुराना है, तो बैक्टीरिया सबसे पुराने हैं, इसलिए इनके अंदर एक ग्रुप बना जिसमें हमने आर्किया बैक्टीरिया के बारे में बात की। फिर आर्किया बैक्टीरिया में भी और भी सब ग्रुप्स मैं कह सकता हूँ बच्चों देखने को मिले। उन सब ग्रुप्स के बारे में हम तब स्टडी करेंगे जब हम स्पेसिफिकली किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। किसके बारे में, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। मैंने क्या क्या बात बताई इसके बारे में, मैंने आपको 2-3 बात बताई। मैंने कहा कि ये जो किंगडम था ये प्रोफेसर कॉपलैंड जो थे उन्होंने इसके बारे में, इनकी बेस जो था, नींव जो थी वो तैयार की। किंगडम मोनेरा जिसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सभी जो हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी जो जीव हैं वो कैसे हैं, दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक। उसके अलावा हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है जी। चलिए देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वक्त थोड़ा सा और आगे बीता, वक्त जब और आगे बीता तो प्रोफेसर आर.एच. विटेकर जो थे, ये बात लगभग 1969 की है, और ये वक्त थोड़ा सा और आगे बीतने पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था इसकी नींव रखी गई। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो मोनेरा था वो तो पहले डिसाइडेड था, प्रोटिस्टा भी आ गया था। किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को सेपरेट आउट किया गया। यहाँ पे ये इन्होंने, ये जो आपके प्रोफेसर आर.एच. विटेकर साहब हैं, इन्होंने इसकी नींव रखी। अलग अलग जो किंगडम थे वो रखे गए। प्रोटिस्टा के अंदर अलग तरह के जीव, अलग कैरेक्टरिस्टिक, फंजाई के अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांटे के अंदर कुछ अलग, एनिमेलिया के कुछ अलग, यानी कि कोई ना कोई तो बेसिस होगा, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा जो इन्होंने डिवीजन के लिए डिसाइड किया होगा। ज़रा उस पर भी नज़र मारते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर, क्या बेसिक था,
किस क्राइटेरिया पे बेस्ड थे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो बन जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, जरा वो भी बताइए। क्वेश्चन ये बच्चों कि कौन से क्राइटेरिया ऐसे थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के, व्हाट वर द क्राइटेरियाज ऑन विच द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर बेस्ड। कौन से क्राइटेरिया पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड था। नंबर 1, सेल का स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से हमें देखने को बच्चों मिलता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, अब जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर वो यूकैरियोटिक होंगे, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था। ठीक है जी। So, prokaryotic and eukaryotic. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पढ़े ना अभी आप लोगों ने, प्रोकैरियोट्स के बारे में और यूकैरियोट्स के बारे में। वो एक क्राइटेरिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मतलब है कि दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म, कि किस तरह का जो ऑर्गेनिज्म का जो नेचर है वो कैसा शो करेगा कि भाई या तो वो आपका यूनिसेल्युलर होगा या फिर जो है वो आपका मल्टी सेल्युलर होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी कि यूनी है, यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर होंगे, कैसे होंगे। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें तो क्या वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे या फिर वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे या फिर दोनों नेचर शो करेंगे, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे बच्चों या फिर वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे या फिर कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो दोनों नेचर जो है वो शो करेंगे। कैसे नेचर शो करेंगे, दोनों नेचर्स को शो करेंगे। दोनों नेचर्स सर ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम पे आपके डिपेंडेंट हैं सनलाइट के ऊपर। मैंने क्या कहा, जो डे टाइम पे आपके डिपेंडेंट हैं किस पे, सनलाइट के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए। तो या तो वो ऑटो हो सकते हैं या फिर वो दूसरे हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटो वर्सेस ये आ गए। उसके अलावा आप इसके अंदर जैसे और भी पढ़ते हो कि भाई पैरासाइटिक है, सेप्रोट्रॉफिक है या सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइट्स हो गए, कैसे हो गए। बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है बच्चों इसमें हमें देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा भाई, रिप्रोडक्शन भी एक मेजर फैक्टर है। एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, कैसा होगा सभी में। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बच्चों, जब भी फाइलोजेनी वर्ड आए ना, ये फाइलोजेनी जो वर्ड होता है ये बताता है आपको इवोल्यूशन के बारे में, ध्यान रखना। फाइलोजेनी जो वर्ड होता है वो बताता है आपको फाइलोजेनी, ये वर्ड होता है एक ये फाइलोजेनी। बच्चों फाइलोजेनी जब भी वर्ड आए समझ जाना इवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। मतलब ये कि उस स्पीशीज की कोई इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशन रहा है क्या, कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, क्या वर्ड बोला मैंने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बच्चों, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है मेरे बच्चों, यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि उसका हिस्ट्री कैसी रहा है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है। हिस्ट्री से मेरा मतलब कि कहीं किसी ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई लिंक तो नहीं रहा, ऑब्वियसली बिल्कुल रहा है। जैसे आप लोग मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो आप आसानी से समझोगे, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम पे हम जो भी रेप्टाइल्स वगैरह जैसे देख रहे हैं कि यार हमें ये ऑर्गेनिज्म डायनासोर्स के साथ इनका कुछ ना कुछ इतिहास रहा है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, आपके मन में बहुत से एग्जाम्पल्स भी आ रहे होंगे
कई रेप्टाइल्स को लेके आ सकते हैं बच्चों, या किसी भी कोई ऑर्गेनिजम्स को, राइट। तो कि यार जैसे सपोज कोई हेमिडेक्टाइलिस हमारे लिजर्ड ही है, यार इनकी जो कहानी बोला जाता है कि भाई इनका जो इतिहास है कई रेप्टाइल्स का, वो कहाँ से है, वो आपका डायनासोर से है, ऐसा माना जाता है। बच्चों एक ऑर्गेनिज्म आप जैसे पढ़ोगे, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्योंकि आप लोगों ने कहानियों में या कैसे भी सुना, बिल्कुल ये कहानी सच भी है बच्चों। उसके अलावा जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, कई ऐसे जीव हैं आर्कियोप्टेरिक्स जो हैं, माना ऐसा जाता है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं उनका इतिहास जो है वो किससे है, मतलब वो आर्कियोप्टेरिक्स पहले के टाइम के हैं, आर्कियोप्टेरिक्स पहले के टाइम के जीव हैं। आज के टाइम पे जो हमारे रेप्टाइल्स, जो हमारे बर्ड्स बने हैं, माना ऐसा जाता है कि कहीं ना कहीं वो उन्हीं से बने हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो बर्ड्स बने वो कैसे बने, भाई बर्ड्स एक टाइम पे रेप्टाइल्स थे, ऐसा माना जाता है कि वो रेंकर चलते थे। अब रेंकर चलते थे, हुआ क्या कि धीरे 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 उनकी एक लेयर बननी स्टार्ट हुई, विंग्स के टाइप जगह पे एक लेयर बननी स्टार्ट हुई, धीरे 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 वो विंग्स में डेवलप हो गई, मतलब एक 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 हिस्ट्री रही है उनके साथ कहीं ना कहीं। और धीरे धीरे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जंप करना स्टार्ट किया स्लोली, और फिर धीरे स्लोली जो थे वो उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न इवोल्यूशन उनका हुआ वो ये हुआ कि आज के टाइम पे आप लोग पढ़ते भी हो, जैसे आप पढ़ोगे भी आगे, कि दे हैव न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स मतलब कि जो होलो बोन्स होती हैं, जो एव्स को उड़ने में बहुत आसान बना रही हैं, एव्स यानी कि बर्ड्स को उड़ने में, फ्लाई करने में बहुत आसान बना रही है। ये क्या है, ये सब एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनका रिकॉर्ड है, एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ उसका रिलेशन कैसा है, क्या वो किसी और ऑर्गेनिज्म से बने हैं, वो सारी चीजें। तो ये कुछ मेन क्राइटेरियाज थे बच्चों जो ये हमें बताते हैं। देन आगे जो बात चली, आगे बात हुई 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोफेसर कार्ल वूस ने ये डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, वही जो मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों, इन्होंने भी कुछ वही किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बच्चों क्या कर दिया, आगे जाके डिवाइड कर दिया। किसको, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बोला इन्होंने कि जो मोनेरास थे, डिवाइड करने से मेरा मतलब है कहने का कि जो मोनेरास थे, इन्होंने मोनेरास को आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। वही जो हमने बात की थी ना, जो मैंने बताया था अभी, वो यही था। Woos found that the 6 kingdom class naturally cluster into 3 main categories। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये इनकी 3 एक मेन कैटेगरी है। कौन सी 3 एक मेन कैटेगरी है, वो 3 एक मेन कैटेगरी जो हमें बता रहा है यहाँ पे, वो यही बता रहा है कि जो इन्होंने नाम दिया उसको, किसका नाम दिया, इन्होंने नाम दिया किसका, डोमेन्स का नाम दिया। किसका नाम दिया, डोमेन्स का नाम दिया। डोमेन्स, सर डोमेन्स क्या है, डोमेन्स वही हैं कि जैसे आप इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे डोमेन नंबर 1 पढ़ेंगे। अब डोमेन 1 क्या हो गया इसमें, जैसे एक हो गया आपका आर्किया, ठीक है, आर्किया। एक हो गया आपका यू बैक्टीरिया, तीसरा आ गया आपका इसके अंदर प्रोकैरिया, ठीक है, प्रोकैरिया। बच्चों ये ही वो 3 डोमेन्स हैं, या फिर यूकैरिया, आपका यू बैक्टीरिया भी हम इसको बोलते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ठीक से, क्योंकि एक कंप्लीट नेम ही हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आर्किया मैंने बोला, ठीक है, आर्किया के साथ साथ दूसरा जो यहाँ पे नाम हुआ वो हुआ आपका डोमेन 2, जैसे बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया पढ़ते हो ना, वो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और तीसरा जो था आपका वो था यूकैरिया, ठीक है। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया के अंदर आपके जितने भी आते हैं बच्चों, आर्किया के अंदर आते हैं आपके आर्किया बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरियाज के बारे में बात की थी ना हमने, वही एंशिएंट बैक्टीरियाज जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बैक्टीरियाज की अगर मैं बात करूं, आर्किया बैक्टीरिया मतलब मैंने आपको बोला ना एंशिएंट बैक्टीरियाज के बारे में वो। उसके अलावा यहाँ पे सारे आपके जो भी आ गए, जो हम बैक्टीरियाज के बारे में बात करें, यानी कि यू बैक्टीरियाज जो हो गए वो सारे इसके अंदर आएंगे। जो अभी मैंने आपको डिवीजन बताया था ना, वो वाला डिवीजन आपको इसमें ध्यान रखना है, यानी कि कौन सा, जो यू बैक्टीरिया को लेकर है, यानी कि जो ट्रू बैक्टीरिया, जो बाद में जो बैक्टीरियाज बने उनके बारे में शो करें, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे।
और यूकैरिया जो आपका बना, यानी कि जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, जो आपका फंजाई है, जो प्लांटी है, जो एनिमेलिया है, वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आ गए, यानी कि फंगस आ गया, प्लांटी आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है, एनिमेलिया आ गया, बाकी के जो सारे बचे बच्चों वो सारे के सारे हमारे इसी के अंदर आ गए, राइट। तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं जो था वो डिवीजन था इस 6 डोमेन्स का, एक्चुअली डोमेन्स का, और बैक्टीरियाज को तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कहीं ना कहीं कर ही दिया था, राइट। तो जो आपके थे कौन कौन से, एक आपके थे यू बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे कौन से थे आपके जो अभी हमने पीछे बात की थी, आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है, आर्किया बैक्टीरिया। तो ये कहीं ना कहीं एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें देखने को मिला, और ये थे आपके वो डोमेन्स। देन हमारे पास जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्बूस की जो टेबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। तो जैसे कि कैरेक्टर्स जो थे इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आए बच्चों, कैरेक्टर्स आए जैसे सेल टाइप, सेल वॉल का प्रेजेंस होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी जो हैं, जैसे मोनेरा है, ये टेबल आप लोग एनसीईआरटी में देखते हो, जैसे मोनेरा सारे प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी के जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। देन आपका जैसे सेल वॉल आया बच्चों, सेल वॉल कैसी होती है, जो मोनेराज होते हैं उनमें पॉलीसेकेराइड से मेडअप होती है, अमाइनो एसिड से, और दूसरा नाम जो आता है इसके लिए, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, म्यूरिन, किससे मेडअप होती है, म्यूरिन, मतलब इसको म्यूरिन बोलते हैं, या फिर पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड से मेडअप होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज की बनी नहीं होती। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। फंगस जो है विदाउट सेल्यूलोज विद चिटिन या काइटिन से मेडअप होती है। प्लांट्स में सेल्यूलोजिक वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बेसिक डिफरेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे मोनोरा के सराउंडिंग प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट होने की वजह से मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होती है वो भी यहाँ पे एब्सेंट रहती है। प्रोटिस्टा में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सभी में जो है वो प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट मतलब मैंने शुरुआत में बताया ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जब प्रोकैरियोट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जानते हैं आप लोग सेल का स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं, आगे जाके वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसी के बिहाफ में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक नेचर भी ये शो करते हैं। कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉडी में पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से अपना फूड जो है बना रहे हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना रहे हैं। पैरासाइट्स, बैक्टीरिया पैरासाइटिक नेचर शो कर सकते हैं, यानी कि जो होस्ट मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम पैरासाइट बोल रहे हैं, और बिना होस्ट को किल किए वो उसको अपना भोजन बना रहा है, तो पैरासाइटिक हो गया। और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों नेचर शो करते हैं। मैंने बताया था ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों भी हो सकता है। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअली जब एक एक किंगडम की स्टडी करेंगे ना बच्चों, तब वहाँ पे हम लोग उसमें आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फंगस जो है दे आर हेट्रोट्रॉफिक, राइट। सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक नेचर जो है वो शो कर सकते हैं। उसके अलावा प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक कंप्लीट होते हैं, जानते हैं हम लोग। एनिमेलिया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तभी बताऊंगा। सेप्रोफाइटिक होते हैं या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाते हैं। तो ये सारी बातें जो थी बच्चों, वो हम ये किस तरह से बेसिक क्या है इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने सारी बात की। आई होप आपको ये सारी पॉइंट जो है वो समझ आए हो। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में। क्या होता है किंगडम मोनेरा, ये हमने सारे जितनी भी जो किंगडम्स हैं, कितने किंगडम हैं, कहाँ पे बात कैसे बनी, कहाँ से शुरुआत हुई, वो सारी हमने इस लेक्चर में जानी। ये था आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। सो अब हम आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा के बारे में, यानी कि जिसमें हम सभी बैक्टीरियाज को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।